मुद्रा के हैं चार कार्य महान, माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। 10th क्लास के अर्थशास्त्र के इस क्लास में आज चर्चा मुद्रा पर। आज आपके समक्ष इकाई 3 का ये दूसरा वीडियो मैं लाया हूं और इस वीडियो में आप मुद्रा से संबंधित बातों को पढ़ेंगे, समझेंगे। तो मेजर जो आज का पॉइंट्स है वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर आधारित है, लॉन्ग क्वेश्चंस पर आधारित है। लॉन्ग क्वेश्चंस आज मुद्रा के कार्य को हम देखेंगे, कौन कौन सा मुद्रा के कार्य है और उन कार्यों की विस्तृत चर्चा होगी। साथ ही कुछ और प्रश्न जो 1 नंबर के हैं उसको हम समझेंगे। तो सबसे पहले पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी विनिमय के माध्यमों पर। विनिमय का जो तरीका था वो प्राचीन काल में वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित था, जिसमें वस्तु देकर वस्तु ली जाती थी। लेकिन आधुनिक समय में जो विनिमय की प्रणाली है, जो विनिमय जिस तरीके से हो रहा है, उसका नाम है मौद्रिक विनिमय प्रणाली, यानी मॉनेटरी सिस्टम। मौद्रिक विनिमय प्रणाली इसलिए कहा गया क्योंकि यह मुद्रा पर आधारित है। मुद्रा अर्थात रुपया पैसा। चूंकि रुपये पैसे के माध्यम से आज के समय में एक्सचेंज हो रहा है सामान, यानी कि पैसे दीजिए सामान लीजिए, रुपए लाइए और अमुक सामान ले जाइए। यानी कि जो भी सिस्टम इस समय अर्थव्यवस्था की है उसके केंद्र में मुद्रा है और मुद्रा की तरलता इतनी ज़्यादा है कि पूरा मार्केट मुद्रा के सहारे ही प्रवाहमय है। तो मौद्रिक विनिमय इसलिए कहा गया क्योंकि मुद्रा इसके केंद्र में है, या मुद्रा के माध्यम से जब विनिमय होता है तो उसे हम मौद्रिक विनिमय प्रणाली, मॉनेटरी सिस्टम कहते हैं। अब जब आधुनिक युग में, या जब यूं कहें कि जब मुद्रा आया, तब से अर्थव्यवस्था में बहुत तेज गति से प्रगति देखने को मिली। क्योंकि मुद्रा आ जाने से वस्तु विनिमय प्रणाली के जितने भी दोष थे, जितने भी डिफिकल्टीज थी, कठिनाइयां थी, वो सब की सब लगभग समाप्त हो गई। तो मुद्रा के आ जाने से अर्थव्यवस्था बहुत तेज गति से आगे बढ़ी और पूरे विश्व को एक दूसरे से जुड़ने का अवसर मिला। साथ ही बहुत सारे कामों में आसानी आ गई। तो क्राउथर महोदय, जो यूनाइटेड किंगडम के बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने मुद्रा के विषय में 2 कथन कहा है। हो सकता है परीक्षा में इससे संबंधित कोई सवाल आ जाए। कभी कभी स्टेटमेंट लिख देता है और लिखता है कि यह प्रसिद्ध कथन किस व्यक्ति का है, या व्यक्ति लिखेगा इसी तरीके से कथन लिख के और आपसे व्यक्ति का नाम पूछेगा। तो क्राउथर महोदय जो हैं वो यूनाइटेड किंगडम के बहुत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं और विश्व के अर्थशास्त्रियों में इनका नाम शुमार है। क्राउथर महोदय ने मुद्रा के संबंध में 2 स्टेटमेंट दिए हैं। पहला जो उन्होंने मुद्रा को कहा कि मनुष्य की सभी उपलब्धियों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अब इसी तरीके से परीक्षा में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में लिख देगा और कहेगा यह प्रसिद्ध कथन किसका है, तो याद रखिए क्राउथर का। एक और बात जो इन्होंने कही वो बड़ी मार्केबल थी और बड़ी मकबूल हुई। उन्होंने कहा कि मुद्रा के विषय में कि जिस तरह से यंत्र शास्त्र यानी कि मशीनरीज में चक्र, विज्ञान में अग्नि और राजनीतिक शास्त्र में मत अर्थात वोट का स्थान है, वही स्थान मानव के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। बहुत ही मार्केबल बात इन्होंने कही कि यंत्र शास्त्र, जितना भी आप यंत्र देखिएगा, वो चाहे आपकी बाइक में जो मशीन लगा है वो हो या आपके यहाँ चारा काटने वाली मशीन हो, सब में चक्र का यानी चक्के का, घुमावदार पार्ट्स का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। वैसे ही विज्ञान में अग्नि का बहुत ज़्यादा महत्व है। आग के माध्यम से साइंस की बहुत सारी चीज़ें की जाती हैं
और वही राजनीतिक शास्त्र यानी कि पॉलिटिक्स में सबसे ज़्यादा वोट का महत्व है। तो जिस तरीके से इन सारे क्षेत्रों में इन सारी चीज़ों का महत्व है, वैसे ही मानव के आर्थिक जीवन में नोट यानी मुद्रा का उतना ही ज़्यादा महत्व है। तो ये दो बातें हैं, ये दो स्टेटमेंट्स हैं जो क्राउथर के द्वारा दी गई। हो सकता है हमारे गेस के अनुसार ये ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें लगता है। अगर आगामी परीक्षा में पूछना होगा तो हमें ज़्यादा गेस हम यही करेंगे कि यही पूछेगा, क्योंकि ये बिल्कुल यथार्थ जैसा लग रहा है और बहुत अच्छा स्टेटमेंट है। खैर, तो क्राउथर महोदय का ये दो स्टेटमेंट याद करने के बाद आप आज के वीडियो में से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो आएंगे वो आप ध्यान केंद्रित कीजिए इस पर। कभी कभी मुद्रा का नाम लिख देता है और पूछता है यह किस देश से संबंधित है। अलग अलग देशों की अलग अलग मुद्राएं हैं। सारे देश अपनी अपनी मुद्राओं को निर्धारित करते हैं और वही मुद्रा उनके पूरे देश यानी पूरी सीमा क्षेत्र में प्रचलित रहते हैं। तो किस देश की क्या मुद्रा है, 3-4, चूंकि किताब में आपके ज़्यादा दिया हुआ है, लेकिन हमने जो गेस किया या हमें जो लगता है कि यही से पूछ सकता है सवाल, तो हमने उसी को बस आपके समक्ष रख रहा हूँ। ज़्यादा बोझ आपका नहीं बढ़ाऊंगा। तो बस इतना का आप याद रखिए कि इतने देशों के मुद्रा का नाम क्या है। उसमें से 2-3-4 तो आपको यूं ही याद हैं या आप जानते हैं। जैसे भारत की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया। पाकिस्तान की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया ही। नेपाल की मुद्रा का नाम क्या है? रुपया ही। अब आप कहिएगा कि सब जगह रुपया ही चलता है, तो इसको कहते हैं भारतीय मुद्रा या भारतीय रुपया, पाकिस्तानी रुपया, नेपाली रुपया। तो अंतर बस इतना ही है कि आगे आगे देश का नाम जोड़ते जाना है या देश का नाम जुड़ जाता है, लेकिन रुपया ही है। तो जब भी प्रश्न आएगा कि नेपाल की मुद्रा का नाम बताइए, तो उसमें रहेगा रुपया, डॉलर, कुछ मतलब इस तरह से ऑप्शंस रहेंगे, आपको रुपया लगाना है। तो भारत का जो मुद्रा है उसका नाम है रुपया, पाकिस्तान का भी रुपया, नेपाल का भी रुपया। बांग्लादेश का नाम है टका। बांग्लादेश में रुपया जो चलता है यानी मुद्रा जो चलता है उसका नाम है टका। अमेरिका में जो मुद्रा चलता है उसका नाम है डॉलर। इंग्लैंड में जो मुद्रा चलता है उसका नाम है पौंड। और रूस में जो मुद्रा चलता है उसका नाम है रूबल। तो ये 3, 4, 5, 6 नाम हैं, वो आप बिल्कुल कंठाग्र कर ले, रट ले। आपको हमें लगता है कि 3 तो ऐसे ही याद होगा। और बांग्लादेश की राजधानी है ढाका और रुपया है टाका। तो आप याद रखिएगा इस तरह। अगर राजधानी आपको याद है तो बस थोड़ा सा चेंज करना है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका और रुपया है टाका। तो टका बांग्लादेश की मुद्रा का नाम। यहां से बस आपको आज के वीडियो में यही इतना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था। अब दीर्घोत्तरीय जो प्रश्न आज का है वो है, आपसे पूछेगा दीर्घोत्तरीय प्रश्न, मुद्रा के कार्य को बताइए। व्हाट इज द फंक्शंस ऑफ मनी, यानी मुद्रा का कार्य क्या क्या है। तो मुद्रा के कार्य को हमने 3 भाग में बांटा है। पहला जो भाग है वो है प्राथमिक या मुख्य कार्य, दूसरा जो भाग है वो है सहायक या गौण कार्य, और तीसरा जो काम है मुद्रा का वो है आकस्मिक कार्य। तो ये 3 कार्यों मुद्रा के हैं, प्राथमिक, सहायक और आकस्मिक। अब प्राथमिक में कौन कौन आते हैं, यानी मुद्रा जब से आया, वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद मुद्रा आया है और उसके बाद देश का अर्थव्यवस्था बहुत बूम कर गया। तो प्राथमिक जो मुद्रा के काम हैं उसमें सबसे पहले नंबर पे जो है, या मुख्य जो मुद्रा के काम है उसमें सबसे पहले नंबर पर है विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी ये विनिमय का माध्यम बना मुद्रा। अब इसकी व्याख्या कैसे करेंगे? चूंकि मुद्रा के आ जाने से अर्थव्यवस्था बहुत तेजी से आगे बढ़ी, इसके पीछे कारण है मुद्रा विनिमय का प्रधान माध्यम बन गया। मुद्रा के माध्यम से क्रय विक्रय आसान हो गया, लेन देन बहुत ही आसान हो गया। मुद्रा देने में भी सहूलियत होती है और लेने में भी सहूलियत होती है, इसलिए उपभोक्ता और उत्पादक दोनों के लिए विनिमय में सुलभता आ गई। इस कारण हम कह सकते हैं कि यह एक प्रधान माध्यम या मुख्य माध्यम के रूप में जाना जाता है। तो विनिमय का माध्यम बना,
आज जितने भी आदान प्रदान हो रहे हैं, वो चाहे वस्तु लेने का हो, आप कुछ भी सामान खरीदने जाओ, बिना मुद्रा दिए आपको वस्तु नहीं मिलेगा। आप वस्तु से वस्तु नहीं चेंज कर सकते। अब सुलभता है मुद्रा से। आपने पेन खरीदने गए, पैसा दिए, मुद्रा दिए और पेन लिए। आप सब्जी बेचने गए, सब्जी आपने बेचा, सामने वाला जो उपभोक्ता है वो आपको पैसे दिए, काम खत्म। तो विनिमय का बहुत ही अच्छा माध्यम, बहुत ही तरल माध्यम ये बना। अब आते हैं दूसरे पॉइंट्स की ओर। दूसरा जो प्राथमिक या मुख्य कार्य है मुद्रा का, वो है मूल्य का मापन, मेजर ऑफ वैल्यू। किसी भी सामान का कितना मूल्य होगा, किसी भी वस्तु का क्या मूल्य होगा, कितना उसका वैल्यू होगा, ये मुद्रा के माध्यम से ही मापना संभव हुआ। मुद्रा के माध्यम से किसी भी चीज या सामान या जमीन या जायदाद या किसी तरह की प्रॉपर्टी का मूल्यांकन किया जा सकता है, मूल्य आंका जा सकता है। जैसे आपका खेत अगर सड़क किनारे है तो उसका मूल्य कुछ और लगेगा, और सड़क से दूर है तो उसका मूल्य कुछ और लगेगा। आपकी टी शर्ट अगर ब्रांडेड है तो उसका मूल्य कुछ और लग सकता है, और जो अनब्रांडेड है उसका मूल्य कुछ और लग सकता है। तो किसी भी सामान का मूल्य निर्धारण करने में मुद्रा बहुत बड़ा सहयोगी साबित हुई, और मुद्रा के आ जाने से मूल्य का मापन करना बेहद ही आसान हो गया। अब अगले पॉइंट्स पर आते हैं। अगला जो पॉइंट्स है वो है सहायक या गौण कार्य। सहायक या गौण कार्य क्या है? तो पहला जो सहायक या गौण कार्य है मुद्रा के द्वारा, वो है विलंबित भुगतान की मान, यानी कि स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। विलंबित भुगतान की मान। मुद्रा के आ जाने से उधार लेना और उधार देना बहुत ही आसान हो गया। मुद्रा के आ जाने से कर्ज का लेना देना बढ़ गया और व्यापार में वृद्धि हुई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो सामान आज ले जाते हैं लेकिन पैसा कुछ दिन के बाद यानी विलंब करके वो भुगतान करते हैं। तो ऐसे व्यापारियों के लिए बहुत ही आसान काम हो गया जब मुद्रा आया, क्योंकि क्रेडिट यानी विश्वास पर वो सामान ले जाते थे, और उसके बदले में जब सामान उनका बिक जाता था तो वो जितना सामान जितने पैसे का था वो उनको लौटाते थे। तो इससे उत्पादक को भी सहूलियत हो गया, प्लस में जो विक्रेता है उसको भी सहूलियत हो गया। यानी कि विलंबित भुगतान में बहुत अच्छी वृद्धि हुई। विलंबित भुगतान का तात्पर्य हमारा है देर से पैसा देने का। अब देखिए, ये विलंबित भुगतान होने से व्यापारी वर्ग एक नया उभर कर आया और व्यापार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। क्योंकि शुरू कोई भी व्यापार खोलने जाता है या बड़ा विक्रेता बनने जाता है तो उतनी पूंजी उसके पास नहीं होती जितना का वो सामान रखना चाहता है या जितना का मेल वो रखना चाहता है। तो इस स्थिति में उसके विश्वास पर, क्रेडिट पर मुद्रा, उसके विश्वास पर उसे उधार मिल जाता है, और जब उसके पास पैसा आता है तो वो विलंब करके, देर करके भुगतान कर देता है। तो व्यापार के लिए, उद्योग के लिए, देश की पूरी अर्थव्यवस्था के लिए विलंबित भुगतान का जो मान है या विलंबित भुगतान की जो प्रक्रिया है वो आसान हो गई जब देश में मुद्रा आया, यानी मुद्रा कार्य करने लगा। तो मुद्रा के गौण या सहायक कार्यों में एक है विलंबित भुगतान की मान। अब अगला है चौथे नंबर पे मूल्य का संचय। जी बिल्कुल सही। मुद्रा के आने से संचय करना आसान हो गया, यानी मुद्रा का प्रमुख जो कार्य है उसमें एक संचय भी आता है। अब जब वस्तु विनिमय प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है, मुद्रा आ चुका है, तो मुद्रा आप आराम से संचय करने का मतलब आप संग्रह कर सकते हैं। जैसे आप अगर 20,000 रुपया कमाते हैं और उसमें से 15,000 रुपया आपका खर्च हो जाता है, तो 5,000 रुपया आप बैंक में, घर में या कहीं भी आराम से संचय कर सकते हैं। अब जरा सोचिए, जब वस्तु विनिमय प्रक्रिया थी
तो अगर कोई सब्जी उपजाता होगा, अगर उसका सब्जी कोई लेने वाला नहीं रहा और उसके बदले उसके आवश्यकता की सामान देने वाला नहीं रहा, तो उसका सब्जी यूं ही सड़ जाता होगा, बर्बाद हो जाता होगा। लेकिन अब चूंकि मूल्य के संचयन की समस्या मुद्रा के आ जाने से समाप्त हो गई, अब व्यक्ति बहुत ज्यादा आपके पास सब्जी आपने उपजाया तो आप जाके सब्जी मार्केट में बेच आइए और जो पैसा मिलेगा उसको रख लीजिए, यानी संचय कर सकते हैं आप। अब आपका सब्जी सड़ेगा नहीं। आप फल के विक्रेता हैं, आप दूध के उत्पादक हैं या दूध के प्रोडक्ट का उत्पादन करते हैं, तो आप उनको मार्केट में बेचिए और मार्केट में बेच के तत्काल आपको पैसा मिलेगा, उसका आप संचयन कर सकते हैं, रख सकते हैं। तो पैसा बचाने में आने वाले जीवन के लिए, जैसे आप पहले ये था कि व्यक्ति का जब हाथ पैर जब तक चलता था तब तक वो किसी चीज का उत्पादन करता था, वो चाहे सब्जी उपजा रहा है वस्तु विनिमय प्रणाली में या फल उपजा रहा है और उसको वो बेच रहा है, तब उसका जीवन चल रहा है। बुढ़ापे में उसका जीवन कैसे चलता होगा? जब वस्तु विनिमय प्रणाली होगी तो बुढ़ापे में तो बेचारा एकदम लाचार हो जाता होगा। लेकिन आज जब मुद्रा संचयन आप कर सकते हैं तो आज जो कमा रहे हैं जवानी में उसको बचाता है व्यक्ति और बचा के उसका उपयोग बुढ़ापे में करता है, उस पैसे का उपयोग बुढ़ापे में कर सकता है। तो मुद्रा के आने से मूल्य संचयन करना बहुत ही आसान हो गया, स्टोर करना बहुत ही आसान हो गया। ठीक है, अब संचय आप मुद्रा का किए हुए हैं तो कोई भी काम कर सकते हैं, आप कभी भी कुछ भी सामान खरीद सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी सहूलियत उपलब्ध हुई। अब सहायक या गौण कार्य में 5वें नंबर पे जो है वो है मूल्य का क्रय शक्ति का हस्तांतरण। अब मुद्रा के आ जाने से ट्रांसफर ऑफ परचेजिंगशिप पावर, यानी कि आप क्रय शक्ति आप में आ गई। मुद्रा के आने से क्रय शक्ति लोगों का बढ़ गया और आप बढ़ा तो विक्रय भी क्रय भी, लेकिन क्रय शक्ति बढ़ गया। चूंकि मुद्रा जब आया तो आप पैसे अपना प्रोडक्ट बेच के पैसा इकट्ठा कीजिए, संचयन कीजिए और उससे आप कोई भी चीज क्रय कीजिए, खरीदिए। अब आप अगर पैसा आपके पास है तो जब चाहे आप जमीन ले लीजिए, आप जब चाहे मकान खरीद लीजिए। तो जो भी सामान अगर आपके पास मुद्रा है, संचय मुद्रा का आपके पास है, तो आप किसी भी चीज का क्रय कर सकते हैं, किसी भी चीज को खरीद सकते हैं। यानी मूल्य या क्रय शक्ति का हस्तांतरण करना बहुत आसान हो गया। अब आप किसी भी चीज को खरीद के आप रख लीजिए। जमीन लोग खरीदता है और 10 साल बाद फिर बेचता है क्योंकि उसका मूल्य बढ़ गया। तो आप क्रय शक्ति अगर आपके पास है तो खरीद लीजिए, बाद में आप बेच दीजिएगा। तो इस तरह से मुद्रा के आ जाने से इन सारे व्यापारों में बड़ी तेजी आई और क्रय शक्ति बहुत ज्यादा बढ़ गया। अब 6ठे नंबर पे जो और 7वें नंबर पे और 8वें नंबर पे जो पॉइंट्स है वो आकस्मिक कार्य है, मुद्रा के आकस्मिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। अब आकस्मिक कार्य में 6ठा नंबर जो कार्य है वो है साख का आधार। मुद्रा के आ जाने से बेसिस ऑफ क्रेडिट, यानी साख का आधार बढ़ गया। साख मतलब होता है विश्वास या उधार। उधार भी एक सेंस में अर्थव्यवस्था में लगाया जाता है, क्योंकि क्रेडिट आपका रहेगा, आपका विश्वास किसी पर रहेगा तभी तो आपको उधार देगा। तो साख का आधार बढ़ गया मुद्रा के आ जाने से। तो मुद्रा का प्रमुख कार्य है साख की बढ़ोतरी करना। अब अगर आप बैंक में पैसा जमा किए हुए हैं तो जिस तरह का बैंक में आप जितना पैसा जमा किए होंगे साख उतना ही आपका अच्छा होगा, विश्वास बैंक का आप पर उतना ही अच्छा होगा। अगर आप बैंक में 20 लाख रुपए रखे हुए हैं तो बैंक आपको कुछ खास निगाह से देखता है। जैसे ही जाते हैं तो मैनेजर साहब आपसे कहेंगे कि आइए आइए बैठिए सर। अगर आप 20 करोड़ रखे हैं तो आपके लिए अलग व्यवस्था है कि जो इस कैटेगरी में आएंगे उनको आप उसमें है बैंक का कि गोल्ड कैटेगरी है, सिल्वर कैटेगरी है, तो आप इस कैबिन में बैठिएगा, आपको ये सुविधाएं मिलेंगी, चाय मिलेगा, पानी मिलेगा। तो जैसे ग्राहक जिस तरह का आप पूंजी जमा किए हुए हैं बैंक में उस तरह का साख आपको मिलता है, उस तरह का विश्वास मिलता है और उस तरह का आपको उस पैसे पर उतना ज़्यादा लोन मिल सकता है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सुविधाएं आपको बैंक दे देती है। तो साख का आधार बनता है। अब जरा आप सोचिए, आपके पास जमीन है 20 बीघा और उस जमीन की कीमत है 20 करोड़।
तो मार्केट में आप किसी से जाइएगा और कहिएगा कि हमको 20 लाख रुपया चाहिए, कौन नहीं देगा। एक छोटा सा कागज पत्तर पे ज़्यादा से ज़्यादा करेगा तो एक स्टाम्प पेपर पे लिखवा लेगा कि आज के दिन मैंने 20 लाख रुपया इनको दिया, आप लिख के दे दीजिए कि मैंने पाया, इतना ही ना होगा। लेकिन चूंकि आपकी पूंजी, आपका जो जमीन का मूल्य है वो 20 करोड़ है, उस आधार पर, उस साख पर उस व्यक्ति ने आपको 20 लाख रुपया दे दिया। लेकिन जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी, क्या उस वक्त संभव था? उस वक्त अगर आपका पटना में मकान है और आप दिल्ली शिफ्ट होना चाहते हैं तो मकान को खरीदने वाला पता नहीं कब मिलेगा। जब मकान कोई दिल्ली वाला व्यक्ति होगा जो पटना आना चाहता होगा और आप पटना से दिल्ली जाना चाहते हैं, जब ये संयोग बनेगा तब ना आप वहाँ जाइएगा, वो यहाँ आएगा, वो आपका मकान ले लेगा, आप उसका मकान ले लेंगे। वस्तु विनिमय प्रणाली बहुत ही कठिन काम था या बहुत ही कठिन चीज़ थी, बहुत विनिमय में बहुत सारी दिक्कतें होती थी। लेकिन जब रुपया आया, मुद्रा आ गया, तो साख का आधार बढ़ा और साख के आधार के कारण अर्थव्यवस्था में काफ़ी अच्छा प्रगति देखने को मिला। क्योंकि बहुत सारे लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो वो चाहते हैं कि कहीं से उधार मिल जाए कुछ पैसा और उस पैसे का मैं बिजनेस करूं, बाद में जब कमाऊंगा तो उनको लौटाऊंगा। तो अगर आपके पास प्रॉपर्टी वैसी है कि देने वाले को लगता है कि वो कल दे देगा हमको पैसा, तो वो आपको देगा। ठीक है, तो साख का आधार जो है वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो गया, बढ़ गया। अब आकस्मिक कार्य के अंतर्गत 7वें नंबर पे है निर्णय की वाहक। निर्णय की वाहक से मेरा तात्पर्य यह है कि पैसा होने पर, यानी मुद्रा आपके पास अगर है तो आपको निर्णय लेने में आसानी होती है। अगर आप 20 लाख या 50 लाख रुपया रखे हुए हैं तो आपको कोई जमीन लेने में सोचना नहीं है, यानी निर्णय आप झट से ले लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने उतना पैसा रखा है जितना उस जमीन का मूल्य है। कोई सामान लेने में, एसी, फ्रीज, कूलर, कुछ भी, अगर उतना पैसा आप रखे हुए हैं, संचय किए हुए हैं, तो आपको उसको लेने में कुछ सोचना नहीं है। तो इसलिए निर्णय लेने की ये वाहक है, निर्णय आप आसानी से ले लेते हैं। अगला है अधिकतम संतुष्टि का आधार। बहुत अधिक संतुष्टि प्रदान करता है मुद्रा। जिसके पास पैसा ज़्यादा है वो ज़्यादा संतुष्ट रहता है कि मेरे पास पैसा ज़्यादा है, और पैसे से वो विभिन्न तरह की आवश्यकता की सामग्री खरीद सकता है। और उन आवश्यकता की सामग्री क्या देती है? उस व्यक्ति को संतुष्टि देती है, संपन्नता देती है। तो ये सब कार्य जो है मुद्रा से ही पॉसिबल हो पाया है। इसलिए जब भी आप परीक्षा में मुद्रा के कार्य आए तो इस तरह पहले डायग्राम बना लीजिए और उसके बाद एक एक करके सबकी व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो आज आपने जाना मुद्रा के कार्य को। दीर्घोत्तरीय प्रश्न, कुछ लघुत्तरीय प्रश्न आपने देखा या वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपने देखा। अगले वीडियो में इससे आगे की बात बताई जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।